हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग है यहाँ पर कि लश्कर मॉड्यूल का पर्दाफाश, कैदियों को आत्मघाती हमलावर बनाने की थी साजिश। तो ये बेंगलुरु की जेल में लश्कर के लिए भर्ती की जांच के दौरान मॉड्यूल की मिली है जानकारी। लश्कर ए तोयबा के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए एनआईए ने कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और बंगाल समेत 7 राज्यों में छापा मारा है। इस मॉड्यूल का पर्दाफाश बेंगलोर जेल के भीतर लश्कर के लिए भर्ती की साजिश की जांच के सिलसिले में हुआ है। एनआईए का इसमें कहना है कि आरोपितों ने बेंगलोर जेल में बंद कैदियों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आत्मघाती हमले करने के लिए तैयार करने की साजिश रची थी। और गत वर्ष जुलाई में बेंगलुरु के एक ठिकाने से 7 पिस्तौल, 4 हैंड ग्रेनेड, 45 गोलियों के साथ एक मैगजीन और 4 वॉकी टॉकी की बरामदगी भी की गई थी। बेंगलुरु पुलिस की शुरुआती एफआईआर के बाद एनआईए ने केस की जांच अपने हाथों में ले ली है। एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जेल के भीतर आतंकी भर्ती की जांच पूरी हो चुकी है। 12 जनवरी को 8 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। नेक्स्ट न्यूज है कि राजस्थान में पेपर लीक से बने दरोगा टॉपर समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान को की जो पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पर्चे लीक और मूल परीक्षार्थी के स्थान पर डमी अभ्यर्थी यानी कि मुन्ना भाई जिन्हें बोला जाता है को बिठाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 14 वे लोग हैं जिनका भर्ती परीक्षा में चयन हो गया और वे फिलहाल जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस एकेडमी परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 10 ने 20 से 22 लाख रुपए में ये पर्चा खरीदा था। 4 लोग ऐसे हैं जिनके स्थान पर डमी अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी और उनका चयन हो गया था। गिरफ्तार किए गए प्रशिक्षकों में उप निरीक्षकों की परीक्षा में टॉप करने वाले नरेश खिलेरी भी शामिल हैं। एसओजी की टीम ने आरपीए पहुंचने से पहले ही करीब 1 दर्जन जो प्रशिक्षक थे उप निरीक्षक वो फरार हो गए थे, यानी उन्हें न्यूज़ मिल गई थी कि पुलिस आ रही है पकड़ने के लिए। एसओजी के अधिकारियों का मानना है कि करीब 30 प्रशिक्षक उप निरीक्षक लीक हुए पर्चे और डमी अभ्यर्थी के माध्यम से नौकरी पाने में सफल हुए हैं। एसओजी फरार हुए प्रशिक्षक उप निरीक्षकों के बारे में जानकारी जुटा रही है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि पर्चा लीक जयपुर के हसनपुरा में संचालित होने वाली रविंद्र बाल भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र से हुआ था। मतलब देखिए स्थिति यह है कि 22 लाख रुपए देकर एक अभ्यर्थी नौकरी पाने की चाह रख रहा है। अब एक जिसने 22 लाख रुपए दिए उसने कुछ नहीं पढ़ा और एक अभ्यर्थी ऐसा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात है रवैया। और इसमें ऐसे लोगों को ऐसी कार्रवाई की जाए इन लोगों पर कि एक मिसाल साबित हो और दोबारा पर्चा लीक होने की बात ना हो। जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, अभी जो सिपाही भर्ती घोटाला हुआ उसमें भी पेपर लीक हुआ और एग्ज़ाम से पहले ही आंसर वायरल हो गया था। तो इन सब चीज़ों से जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, उनका बहुत नुकसान होता है। सीबीआई करेगी संदेश खाली कांड की जांच। संदेश खाली में 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले सहित उससे जुड़े 3 मामलों की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह निर्देश दिया। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में त्वरित सुनवाई याचिका दाखिल की गई है जिसे न्यायालय ने खारिज करते रजिस्ट्रार के पास जाने की सलाह दी है। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का भी निर्देश दिया था, लेकिन सीआईडी ने मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा है। सीबीआई के अधिकारी
केंद्रीय बल के साथ शाहजहां को अपने अधिकार में लेने के लिए कोलकाता स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। 2.5 घंटे बाद वे वहां से खाली हाथ लौट गए। इधर भाजपा ने अदालत द्वारा सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया है। अदालत ने इसके साथ ही नजाट व बनगांव थाने में दर्ज संदेश खाली कांड से जुड़े 3 मामलों के सभी दस्तावेज भी पुलिस को तत्काल सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। द्रमुक सांसद ए राजा बोले, भारत एक राष्ट्र नहीं है। सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके द्रमुक सांसद ए राजा ने फिर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और ना ही कभी एक राष्ट्र रहा है, बल्कि यह एक उपमहाद्वीप है और यहाँ विभिन्न प्रथाएं और परंपराएं हैं। उनकी इस टिप्पणी की न केवल भाजपा बल्कि द्रमुक की सहयोगी कांग्रेस ने भी निंदा की है। भाजपा ने द्रमुक नेता की टिप्पणी को देश विभाजन का आह्वान बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, तो कांग्रेस ने भी कहा है कि बोलते समय उन्हें संयम बरतना चाहिए। राजा एक वीडियो में पार्टी की बैठक में कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लें, भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा है। एक राष्ट्र एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति को दर्शाता है और ऐसी विशेषताएं ही एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं। राजा ने कहा कि यहाँ तमिल एक राष्ट्र है, मलयालम एक भाषा है, एक राष्ट्र है, उड़िया एक भाषा और एक राष्ट्र है। ऐसी सभी श्रेणियां मिलकर भारत का निर्माण करती हैं। ऐसे में भारत एक देश नहीं है बल्कि यह एक उपमहाद्वीप है। यूजर को जानने का अधिकार है कि उसे कौन कर रहा है कॉल। फोन स्क्रीन पर कॉलर के नाम को प्रदर्शित करना सरकार अनिवार्य कर सकती है। सरकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के इस प्रस्ताव के पक्ष में दिख रही है और इसे लेकर सकारात्मक फैसले की उम्मीद है। ट्राई के प्रस्ताव पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की सुरक्षा और उनकी निजता महत्वपूर्ण है। ग्राहकों को यह जानने का अधिकार है कि उन्हें फोन कौन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह ट्राई के इस प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे और इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। अभी मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले का सिर्फ नंबर दिखाई पड़ता है। कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन सेवा के तहत फोन के स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नंबर दिखता है। ट्राई का कहना है कि दूरसंचार कंपनियों को CLIP के नाम से प्रदर्शन की सेवा जोड़नी होगी। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में पहले से कॉलर के नाम को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। UAE ने तो वहां बिकने वाले हैंडसेट में उस फीचर को समाहित करना भी अनिवार्य कर दिया है, जिसकी मदद से कॉल करने वाले का नाम स्क्रीन पर दिखता है। हालांकि कुछ मोबाइल फोन में पहले से यह फीचर है। ट्राई के प्रस्ताव के मुताबिक ऐसी सुविधा फीचर फोन यानी कि बिना इंटरनेट वाले फोन में भी देनी होगी। मणिपुर की स्थिति दुखद, पूरा भारत चाहता है सामान्य स्थिति, जयशंकर। दक्षिण कोरिया के दौरे पर मंगलवार को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वह बेहद दुखद है। वहां की परिस्थितियों ने हमारा दिल तोड़ दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरा भारत पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य परिस्थितियों की बहाली देखना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह युग जब कुछ ताकतों ने वैश्विक व्यवस्था को पुनर्निर्धारित करने में अत्यधिक प्रभाव का प्रयोग किया था, वह अब बीत चुका है। इसलिए भारत व दक्षिण कोरिया की इस प्रक्रिया में सक्रिय योगदान की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। दक्षिण कोरिया और जापान की 4 दिवसीय यात्रा के पहले दिन भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक NRI के मणिपुर की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा कैसे जब उनसे पूछा कि सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया, तो वो उन्होंने बोला कि किसी को भी इस स्थिति से पीड़ा होगी और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद है, पीड़ादायी है। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यथित
बताना एक हल्का शब्द है। उन्होंने बताया कि आपसी मेलजोल वाले समुदायों यानी कि मैतेई और कुकी के बीच तनाव में ऐसे हालात बने हैं, उनके बीच खाई इतनी बढ़ गई है कि इतनी भीषण हिंसा हुई है जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन पूरा देश मणिपुर के साथ है, लोग वहां सामान्य स्थिति और कानून व्यवस्था की बहाली देखना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत फ्रांस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग क्षमता निर्माण पर किया मंथन। दिल्ली में आयोजित दूसरी भारत फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता में दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे मजबूत द्विपक्षीय जुड़ाव और सरकारी क्षेत्र व वाणिज्यिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के सहयोग के रास्ते पर चर्चा की है। इस दौरान पहली रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की गई है। अंतरिक्ष वार्ता की सह अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश सचिव विनय क्वात्रा और फ्रांस की ओर से यूरोप विदेश मंत्रालयों के जो मंत्री हैं महासचिव एनी मैरिन डेस्कोट्स ने की है। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा अंतरिक्ष सहयोग, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और अंतरिक्ष क्षेत्र आदान प्रदान और रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिक सहयोग पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। सेना की पदोन्नति सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया स्पष्ट करे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह सेना में पदोन्नति संबंधी सूची में पुरुष एवं महिला अधिकारियों को शामिल किए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट करे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्णिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की स्थिति के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले महिला सैन्य अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने महिला अधिकारियों को सूची में शामिल करने में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने पिछले साल 3 नवंबर को शीर्ष अदालत द्वारा पारित एक पूर्व आदेश का हवाला दिया और कहा कि इसमें उन सभी महिला अधिकारियों पर विचार की आवश्यकता है जिस पर पहले के विशेष चयन बोर्ड 3B यानी कि कर्नल के रूप में पदोन्नति के लिए यानी कि पहले विचार किया गया है। वेंकटरमणी ने कहा कि सूची में शामिल किए जाने की अवधारणा एक ही बैच के अधिकारियों के बीच तुलनात्मक योग्यता पर आधारित है। इसके समर्थन में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दायर नीति दस्तावेज पर भरोसा जताया है। सरकारी हस्तक्षेप के बाद गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप फिर बहाल। सरकार के हस्तक्षेप के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटाए गए सभी भारतीय ऐप को फिर से बहाल करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि गूगल और उन स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की जिनके ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया था। उनके साथ सकारात्मक चर्चा हुई है। गूगल इस बात को लेकर राजी हो गया है कि हटाए गए ऐप पहले की तरह ही प्ले स्टोर पर दिखेंगे। बंगाल में किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे चुनावी हिंसा, सीईसी। बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग इस बार बेहद सख्त है। राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कोलकाता के 3 दिन दौरे पर आई निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने कड़े शब्दों में कहा है कि बंगाल में चुनावी हिंसा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे लेकर सख्ती से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बंगाल में कुछ जिलों में लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय होने की शिकायत पर कहा है कि आधार कार्ड नहीं होने पर भी मतदान करने में समस्या नहीं होगी। अन्य 12-13 तरह के दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकेगा। राज्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक दलों, प्रवर्तन एजेंसियों व पुलिस प्रशासन के साथ बैठक के दौरे के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष व हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऐप पर 1 घंटे तक ठप रहे नेटवर्क। जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की कई सेवाएं लगभग 1 घंटे तक डाउन रही थी। लोगों के फेसबुक अकाउंट खुद से ही लॉग आउट हो रहे थे, जबकि इंस्टाग्राम के कई फीचर्स काम नहीं कर रहे थे। इंटरनेट मीडिया मंचों के तमाम यूजरों को मंगलवार को
भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में अपने अकाउंट के संचालन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गूगल और मेटा के अधीन संचालित विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के अकाउंट अचानक ही बंद नजर आने लगे। ये समस्या आपके साथ भी आई होगी। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि हिंद महासागर में कोई ताकत नहीं दिखाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के सैन्य शक्ति दिखाने के संदर्भ में परोक्ष संदेश देते हुए कहा कि भारतीय नौसेना यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी सशक्त आर्थिक और सैन्य ताकत हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य देशों पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाए या उनकी संप्रभुता के लिए खतरा ना बन जाए। नौसेना यह भी पक्का कर रही है कि कोई भी यहां पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उन्होंने नौसैनिक कमांडरों को किसी भी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को बोला है। गोवा स्थित नेवल फॉर कॉलेज की नई इमारत के उद्घाटन पर और कर्नाटक के करवर नौसैनिक बेस के कार्यक्रमों के वर्चुअल संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर के सभी पड़ोसी देशों को उनकी स्वायत्तता और संप्रभुता कायम रखने में मदद दी जाएगी। हिमाचल में हाई कोर्ट ने निरस्त किया वाटर सेस अधिनियम। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश वाटर सेस अधिनियम के प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट के समक्ष विद्युत उत्पादन से जुड़े भारत सरकार के उपक्रमों और निजी विद्युत कंपनियों ने याचिका दायर की थी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने 39 कंपनियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अधिनियम के प्रावधानों व नियमों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार की उगाही राशि 4 सप्ताह में वापस करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत प्रदेश सरकार ऐसे कानून बनाने की शक्तियां नहीं रखती है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि कांग्रेस के पराभव का कारण। देखिए, ये कांग्रेस की जो स्थिति दिन पर दिन गिरती जा रही है उसी पर आर्टिकल ये लिखा गया है। इस टाइप के आर्टिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस आर्टिकल को स्किप करेंगे और ये पॉलिटिकल आर्टिकल है। गरीबी घटाने से आगे की चुनौती। यह अच्छी बात है कि देश में गरीबी कम हो रही है, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी द्वारा। देखिए, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था द ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशंस की एक हालिया अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत के अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन करने में सफलता हासिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज विकास और असमानता में कमी के चलते भारत को यह कामयाबी मिली है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि कुल आबादी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी कि प्रतिदिन $1.90 से कम खर्च करने वालों की संख्या 12.2% से घटकर कम हो गई है। उल्लेखनीय कि पिछले दिनों नीति आयोग द्वारा जारी किए गए वैश्विक मान्यता के मापदंडों पर आधारित बहुआयामी गरीबी इंडेक्स के मुताबिक बहुआयामी गरीबी कम करने में सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी परियोजनाओं की भी अहम भूमिका रही है। एमपीआई के मद्देनजर वित्त वर्ष 2013-14 में देश की 29.17% आबादी गरीब थी। अब वित्त वर्ष 2022-23 में सिर्फ 11.28% लोग एमपीआई के हिसाब से गरीब रह गए हैं। इन 9 वर्षों में 17.89% लोग यानी करीब 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट भी उल्लेखनीय है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी 2015-16 के मुकाबले 2019-21 के दौरान 25% से घटकर 15% के स्तर पर आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गत माह प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट 24-25 में बहुआयामी गरीबी से देश की जनता को पूरी तरह से मुक्त करने के पक्के इरादों और प्रयासों की कवायद दिखी है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष 23-24 के तहत बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकलने के उद्देश्य से विभिन्न मदों पर जो किए गए वित्तीय आवंटन
की तुलना में औसतन 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि गरीबी के सशक्तिकरण के साथ साथ ही उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ानी होगी। अभी भारत उन प्रमुख 10 देशों में शामिल है जहां बीते 20 वर्षों में लोगों की आय में असमानता यानी उसमें असमानता में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, देश की तेजी से बढ़ती आबादी के तहत गरीब वर्ग है उनकी नई आबादी को भी खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2023 में महिलाओं ने लिया 19% ज्यादा लोन। 2023 में महिलाओं की ओर से लिए गए लोन में 19% की बढ़ोतरी रही है। इस दौरान कुल लोन वितरण में 17% की वृद्धि रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिफ हाई मार्क की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष पर्सनल और दोपहिया लोन में 26% की सबसे ज्यादा वृद्धि रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में महिलाओं पर बकाया कुल लोन की राशि बढ़कर 30.95 लाख करोड़ रुपए रही है, जो 2022 में 26 लाख करोड़ रुपए थी। पिछले वर्ष बेरोजगारी दर घटकर 3.1% रही। 15 वर्ष यानी उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बेरोजगारी दर 2023 में घटकर 3.1% हो गई है। कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए आवधिक श्रम बल जो सर्वेक्षण होता है उसके अनुसार 2022 में बेरोजगारी दर 3.6% थी, जबकि 2021 में यह 4.2% थी। सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में फरवरी के दौरान रही गिरावट। कारोबारी गतिविधियों, बिक्री और नौकरियों में नरमी के चलते फरवरी में सेवा क्षेत्र में वृद्धि सुस्त पड़ गई है। मौसमी रूप से समायोजित HSBC इंडिया सेवा व्यवसाय गतिविधियां सूचकांक फरवरी में 60.6% रहा, जो इससे पहले जनवरी में 61.8 था। खरीद प्रबंधक सूचकांक की भाषा में 50 से अधिक अंक का अर्थ विस्तार जबकि 50 से कम संकुचन को दर्शाता है। युद्ध को स्किप करेंगे हम। 10 मई के बाद मालदीव में न वर्दी में न सादे कपड़ों में कोई भारतीय सैनिक रहेगा, मुइज्जू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि उनके देश में 10 मई के बाद एक भी भारतीय सैन्य कर्मी मौजूद नहीं रहेगा, यहां तक कि सादे कपड़ों में भी नहीं। मीडिया में आई एक खबर में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। मुइज्जू का यह बयान तब आया है जब एक सप्ताह से भी कम समय पहले भारत की असैन्य टीम मालदीव में एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाले सैन्य कर्मियों की जगह लेने वहां पहुंची थी। मुइज्जू ने अपने देश से भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले समूह की वापसी के लिए 10 मार्च की समय सीमा तय की थी। राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन दावेदारी की दौड़ में आगे चल रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 16 राज्य में होने वाले प्राइमरी चुनाव में से पहले राहत मिली है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कैपिटल हिल मामले में ट्रंप पर चुनाव लड़ने के रोक हटाते हुए इसे राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है। कहा है कि यह अधिकार कांग्रेस के पास है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमेरिकी जनता की जीत बताया है। चलिए, तो ये आज का 6 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।